नमस्कार, मैं हूं नेहा पंत। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, जो फ्री टू एयर चैनल है। और एबीपी न्यूज को अपने बेस पैक में शामिल करने के लिए अपने केबल या डीटीएच ऑपरेटर से संपर्क कीजिए। राफेल पे संग्राम जारी है। अब कांग्रेस ने कहा है कि मोदी सरकार की गलती की वजह से 41% महंगा पड़ रहा है राफेल। पूरी खबर बताएंगे। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष हुआ एकजुट। 19 जनवरी को ममता की रैली है। इस रैली के बारे में किसने कहा कि ये मोदी वर्सेस परिवारवाद है, ये भी आपको बताएंगे। लद्दाख में बर्फिस्तान बन गया कब्रिस्तान, कैसे बर्फीले तूफान में 10 लोग दब गए, पूरी खबर देखिएगा। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं पंचनामा की आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें, आरएसएस के सर कार्यवाह भैयाजी जोशी ने राम मंदिर बनने की नई तारीख बता डाली। सवाल उठ रहे हैं कि क्या भैयाजी जोशी ने राम मंदिर की नई तारीख बताते हुए केंद्र सरकार पर तंज कसा है। जैसे सामान्य व्यक्ति को लगता है कि 1952 में सोमनाथ मंदिर की स्थापना के साथ देश गति से आगे बढ़ा। 2025 में राम जन्मभूमि के ऊपर श्रेष्ठ राम मंदिर बनने के बाद फिर इस दिशा को और गति प्राप्त होने वाली है, विश्वास। राम मंदिर पर केंद्र सरकार को जल्द से जल्द कानून लाने की मांग करने वाली आरएसएस अचानक 2025 तक मंदिर बनाने की बात कहे तो हैरान होना लाजमी है। सवाल उठे कि क्या अब आरएसएस को केंद्र सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। विवाद बढ़ा तो भैयाजी जोशी अपने बयान पर सफाई देते हुए ये कह रहे हैं, 25 तारीख की शुरू थोड़ी करने की बात की है। आज शुरू होगा तो 5 वर्ष में बनेगा। अपनों ने ही बीजेपी पर निशाना साधा तो कांग्रेस पार्टी भी कहां मौका चूकती। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने राम मंदिर के मुद्दे को लेकर बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी मर्यादा का उल्लंघन करती है। वो मर्यादा पुरुषोत्तम के भक्त नहीं हो सकते। राम मंदिर तो कांग्रेस की सरकार बनाएगी। मर्यादा का उल्लंघन करने वाले पापी हैं भाजपाई। जो मर्यादा को नष्ट करेंगे वो मर्यादा पुरुषोत्तम के भक्त नहीं हो सकते हैं। हम मर्यादा स्थापित करने वाले लोग हैं, संविधान का आदर करने वाले लोग हैं। कांग्रेस जब सत्ता में आएगी तभी राम मंदिर बनेगा, ये आप मान लेना चाहिए। तो कांग्रेस कह रही है कि मंदिर बीजेपी नहीं वो बनाएंगे, लेकिन भैया जी के विवाद के बाद विवाद बढ़ गया है। मुस्लिम पक्षकार ने कहा कि राम मंदिर के नाम पर कुछ लोग अपनी दुकान चला रहे हैं। वहीं संत समाज कह रहा है कि आरएसएस जानबूझकर विवाद को बढ़ा रही है। संत समाज भैयाजी जोशी के बयान से नाराज है। निर्मोही अखाड़ा के प्रमुख महंत सीताराम दास का कहना है आरएसएस सनातन धर्म के लिए खतरा है। पूरे देश ने आरएसएस को एक हिंदूवादी और धार्मिक संगठन मान रखा है, लेकिन जिस प्रकार से आज आरएसएस के बयान आ रहे हैं, निश्चित तौर पर इससे सिद्ध होता है कि आरएसएस धार्मिक नहीं अपितु धर्म को तोड़ने वाला संगठन है। और विशेष रूप से सनातन धर्म के लिए सबसे बड़ा यदि खतरा कोई है तो वो आरएसएस है। वहीं अयोध्या जमीन विवाद में बाबरी मस्जिद के पक्षकार इकबाल अंसारी ने इसे चुनावी स्टंट करार देते हुए कहा कि कुछ अपनी रोटी सेकने के लिए ऐसे बयान देते हैं। नेताओं का अपना अपना बयान, इलेक्शन जैसे आता है अपनी अपनी जो है लोग अपनी अपनी रोटियां सेकने लगते हैं। और वही विश्व हिंदू परिषद ने भैया जी के बयान पर क्या कहा है, अब आपको वो सुनाते हैं। उन्होंने ये कहा है कि ये बयान बिल्कुल तर्कसंगत है और कहा है कि 31 जनवरी को हम राम मंदिर पर कोई फैसला लेंगे। हम मकान भी बनाते हैं सामान्य सा 250 गज का, 300 गज का, तो उसमें 2 साल 3 साल लगा देते हैं। इतना भव्य मंदिर बनने में 5-6 साल स्वाभाविक रूप से लगने वाले हैं। 2025 मंदिर शुरू करने की डेट नहीं है, वो मंदिर को बिल्कुल पूर्णावस्था में लाने की कोशिश करें। वीएचपी भले ही भैयाजी जोशी के बयान को तर्कसंगत बताए, लेकिन उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि मंदिर पर आगे की कार्रवाई 31 जनवरी को होने वाली धर्म संसद में तय होगी। पीएम ने क्या कहा है वो हम सबको मालूम है, लेकिन हमारी मांग पहले भी वही थी, आज भी वही है। हम अपने उसी स्टैंड पर कायम है। इससे आगे की कहानी बताते हैं आपको, और वो ये है कि कुंभ में वीएचपी कैंप के बाहर राम मंदिर का प्रस्तावित मॉडल रखा गया है और वीएचपी का दावा है कि इसी तर्ज पर अयोध्या में राम मंदिर बनेगा। वीएचपी कैंप के पास रखा गया रामलला के मंदिर का मॉडल कुंभ में चर्चा का विषय बना हुआ है। वीएचपी इस मॉडल को राम जन्मभूमि का प्रस्तावित मॉडल बता रही है। मॉडल को लेकर लोगों में काफी उत्सुकता नजर आ रही है। बड़ी संख्या में लोग इसे देखने के लिए जुट रहे हैं। इस मॉडल में बाहर राम जी की तस्वीर लगाई गई है तो अंदर रामलला के साथ जानकी और लक्ष्मण की मूर्ति स्थापित की गई है। मंदिर के बाहर लोग भजन कीर्तन करते हुए भी नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर यह भी कहा जा सकता है कि राम मंदिर का सवाल बीजेपी के गले की फांस बना हुआ है। एक तरफ राम मंदिर पर आरएसएस के सर कार्यवाह भैयाजी जोशी बयान देकर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने सीमा पर शहीद हो रहे जवानों पर बयान देते हुए मोदी सरकार पर निशाना साधा।
अब आजादी के बाद अपने देश के लिए मरने का समय सीमाओं पर रहता है जब युद्ध आता होता है। अपने यहाँ पर युद्ध नहीं तो भी शहीदियां होती है। इसका कारण है कि हम अपना काम ठीक नहीं करते। नहीं तो किसी के साथ युद्ध नहीं तो सीमा पर सैनिक के मरने का कारण नहीं, लेकिन होता है। तो मोहन भागवत ने तो एक बड़ी बात कह दी, लेकिन आंकड़े क्या कहते हैं? मोदी सरकार के दौरान कितने जवान शहीद हुए हैं और कितने आतंकवादी मारे गए? आंकड़ों के लिहाज से भागवत के बयान को समझने की कोशिश करते हैं। मोदी सरकार में 2014 से 2018 के बीच आतंकवादी हिंसा की 1394 घटनाएं हुई। यूपीए सरकार में साल 2009 से 2013 के बीच 1717 आतंकी घटनाएं हुई थीं। मोदी सरकार के दौरान बीते 4 साल में 364 जवान शहीद हुए। वहीं मनमोहन सरकार के दौरान 4 साल में 257 जवान शहीद हुए। लेकिन मोदी सरकार के दौरान ज्यादा आतंकी भी मारे गए। पिछले 4 साल में 838 आतंकियों का सफाया हुआ। वहीं मनमोहन सरकार में 2009 से 2013 के बीच 688 आतंकी मारे गए। मोदी सरकार के दौरान सिर्फ पिछले ही साल 257 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया। हालांकि इस दौरान हमारे 116 जवान भी शहीद हो गए। और अब बात करते हैं पाकिस्तान की। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की एक नई साजिश का खुलासा हुआ है। पाकिस्तान भारतीय सेना के खिलाफ 2 किलोमीटर दूर तक निशाना साधने वाले स्नाइपर का इस्तेमाल कर रहा है। इस स्नाइपर से भारतीय बॉर्डर पर पहरा देने वाले भारतीय सैनिकों को कितना बड़ा खतरा है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। पाकिस्तान के सैनिक बंकर में छुपकर 2 किलोमीटर दूर से भारतीय जवानों पर निशाना साध सकते हैं। खुफिया विभाग का मानना है कि ये स्नाइपर्स पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई ने मिलकर ब्रिटेन से खरीदा है, जिसमें रेंज मास्टर और रेमिंगटन टाइप के 600 लाइट स्नाइपर राइफल शामिल हैं। पहले पाकिस्तानी सेना की राइफलों की रेंज महज 300 मीटर थी। खुफिया विभाग का मानना है कि पाकिस्तान कश्मीर में आतंकवादियों को भी ये स्नाइपर दे सकता है। पिछले साल पाकिस्तान के स्नाइपर की गोली का निशाना 14 सुरक्षाकर्मी हुए थे। इसी साल 15 जनवरी को बीएसएफ के असिस्टेंट कमांडेंट विनय प्रसाद स्नाइपर हमले में शहीद हो गए थे। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने इशारों में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। भागवत ने कहा है कि देश के टुकड़े होंगे कहने वालों को समर्थन देने वाले लोग भी हैं। जैसा हमको आगे बढ़ना चाहिए वैसा हम आगे नहीं बढ़ रहे। विकास की प्रगति की बात थोड़ी बाजू भी रखी तो भी अभी भी हम ये तय नहीं कर पाए कि हमारा देश क्या है, हमारा एक देश है कि नहीं है। और हमारे देश में देश का टुकड़ा हो ऐसी घोषणा करने वाले लोगों के भी पक्षधर लोग मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि राफेल का मुद्दा कहां है आजकल, कहां हवा हो गया है, तो आपको बता दें कि राफेल पर कांग्रेस का मोदी सरकार पर हमला लगातार जारी है। इस बार पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने कहा कि सरकार की गलती की वजह से राफेल महंगा पड़ रहा है। कांग्रेस ने एक अंग्रेजी अखबार में छपी खबर का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने हर एक विमान यूपीए की तुलना में 41% महंगा खरीदा और जहां 126 विमान खरीदने की जरूरत थी वहां सिर्फ 36 विमान खरीदे। She does not answer about the remaining 90 aircraft. If you had ordered 36 aircraft in flyaway condition, and if you had ordered another 90 aircraft to be made either in France or in India, that would have been an adequate answer. But you don't order the 90 aircraft. The question that is put to her is, our need is 126 aircraft. Why did you order only 36 aircraft? बता दें कि केंद्र सरकार ने यह दावा किया था कि हर एक राफेल यूपीए के दौरान की गई सौदेबाजी की तुलना में 9% सस्ता खरीदा गया है। राफेल के सहारे 2019 की राजनीति आसान करना चाहती है कांग्रेस, इसी वजह से ताबड़तोड़ हमले इस मुद्दे को लेकर जारी हैं। उधर मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा का एक बयान बीजेपी को नाराज कर सकता है। केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा ने 2019 आम चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया। उनके अनुसार अगले लोकसभा चुनाव के बाद मुमकिन है कि देश को मजबूत और स्थिर सरकार ना मिले। सिन्हा ने कहा, यदि हम ऐसी स्थिति में पहुंचते हैं जहां हमें मजबूत और स्थिर सरकार नहीं मिलती है और जिसकी मुझे काफी संभावना लगती है, मेरा मानना है कि यह आगे चलकर भारत के लिए अच्छी स्थिति नहीं होगी। इस बयान पर अब जयंत सिन्हा को सफाई देनी पड़ रही है। उन्होंने एक ट्वीट कर कहा, मीडिया मेरे बयान को गलत तरीके से पेश कर रही है। मेरा मानना है कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमने 2019 पहले ही जीत लिया है।
रुक करते हैं अगली अहम खबर का, जो कोलकाता से है। कोलकाता में ममता बनर्जी कल बड़ी रैली करने वाली हैं, जिसमें विपक्ष का दम दिखेगा। इस रैली में 19 विरोधी पार्टियां शिरकत करेंगी। लोकसभा चुनाव में गठबंधन की तस्वीर कैसी होगी, इसका फैसला 19 तारीख को कोलकाता में होगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कल कोलकाता में बड़ी रैली करने जा रही हैं, जिसमें 19 पार्टियों के नेता शामिल होंगे। रैली में मल्लिकार्जुन खड़गे, शरद पवार, अखिलेश यादव, चंद्रबाबू नायडू और अरविंद केजरीवाल मौजूद होंगे। इनके अलावा तेजस्वी यादव, एमके स्टालिन, एचडी देवेगौड़ा और फारूक अब्दुल्ला और हार्दिक पटेल भी मंच साझा करेंगे। हालांकि इस रैली से केसीआर, नवीन पटनायक और जगन मोहन रेड्डी ने दूरियां बनाई हुई हैं। इससे पहले एक साथ इतने नेताओं का जुटान बेंगलुरु में एचडी कुमारस्वामी के शपथ ग्रहण में देखने को मिला था। ममता की रैली के बाद 20 जनवरी से राज्य में 3 दिन तक बीजेपी अपनी रैलियां निकालेगी। विपक्ष का दम दिखाई देने वाला है ममता बनर्जी की इस रैली में। वहीं बीजेपी ने विपक्षी पार्टियों की इस रैली पर निशाना साधा है। बीजेपी ने इसे परिवारवाद की रैली कहा है। बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने ट्वीट करते हुए विपक्षी पार्टियों की महारैली पर सवाल उठाए और इसे आम चुनाव में मोदी बनाम परिवारवाद की लड़ाई बताकर नई बहस शुरू कर दी। उन्होंने लिखा, 2019 चुनाव सोनिया परिवार, करुणानिधि परिवार, मुलायम परिवार, लालू यादव परिवार, देवेगौड़ा परिवार, चंद्रबाबू नायडू परिवार, चंद्रशेखर राव परिवार, शरद पवार परिवार, फारूक अब्दुल्ला परिवार बनाम मोदी। और लोग कहते हैं कि राजवंश मुद्दा नहीं है। गौरव भाटिया ने 9 परिवारों का नाम गिनाया। बता दें कि ममता बनर्जी की कोलकाता में होने वाली कल की रैली में 19 दल हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, आरजेडी, डीएमके, तेलुगु देशम पार्टी, टीआरएस, एनसीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस समेत कई और दल के नेता एक मंच पर जुटेंगे। तो ममता की रैली को बीजेपी वर्सेस परिवारवाद कहा गया है। बहरहाल अगली खबर का रुख करते हैं। यूपी खनन घोटाले में अखिलेश यादव पर ईडी शिकंजा कस सकती है। ईडी ने एसपी नेता रमेश मिश्रा, पूर्व डीएम चंद्रकला को पूछताछ के लिए बुलाया है। सूत्रों की माने तो ईडी अखिलेश यादव से भी अवैध खनन टेंडर घोटाले में पूछताछ कर सकती है। पिछले दिनों बी चंद्रकला और रमेश मिश्रा के घर छापेमारी में सीबीआई और ईडी ने दस्तावेज जब्त किए थे। उन्हीं दस्तावेजों के आधार पर अखिलेश यादव पर ईडी का शिकंजा कस सकता है। इस मामले में आईएएस बी चंद्रकला, एसपी विधायक रमेश मिश्रा और उनके भाई आश्रय प्रजापति, अंबिका तिवारी, राम अवतार सिंह और संजय दीक्षित को भी आरोपी बनाया गया है। अगले हफ्ते इन सभी से पूछताछ होगी। तत्कालीन अखिलेश सरकार में 2012 से 2013 तक खनन मंत्रालय अखिलेश यादव के ही पास था। 2012 से 2016 के दौरान कुल 22 टेंडर पास किए गए थे, जिनमें से 14 टेंडर अखिलेश यादव के खनन मंत्री रहते जारी किए गए। ईडी इन 14 खनन टेंडर की जांच कर रही है। चलिए आगे बढ़ते अगली अहम खबर का जिक्र करते हैं। सीमा पर बढ़ते चीनी सैनिकों के जवाब में भारत करेगा लेह में आईटीबीपी की तैनाती। देश की पूर्वी सीमा पर चीन की सेना को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत की सरकार ने लेह में आईटीबीपी की तैनाती करने का आदेश दिया है। सरकार ने सामरिक रूप से अहम भारत तिब्बत सीमा पुलिस की चंडीगढ़ कमान को जम्मू कश्मीर के लेह भेजने का आदेश दिया है। आईटीबीपी के उत्तर पश्चिम फ्रंटियर को चीन से लगी भारत की 3488 किलोमीटर लंबी सीमा की पहरेदारी करने की जिम्मेदारी दी है। आईटीबीपी का ये दल मार्च के अंत तक लेह पहुंचकर अपना मोर्चा संभाल लेगा। लेह पर्वतीय इलाका है जो सेना के 14 कोर का ठिकाना है। करगिल युद्ध के बाद सेना ने लेह में विशेष कोर तैयार किया था, जो आईटीबीपी की मांग करता रहा है, लेकिन सरकार इसे रद्द करती रही थी। लेकिन अब सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए फ्रंटियर को फॉरवर्ड एरिया में भेजा जा रहा है। भारत अपनी तैयारी पूरी कर लेना चाहता है। उधर लद्दाख में बर्फीले तूफान की चपेट में 10 लोगों की जिंदगी बर्फ में अभी भी फंसी हुई है, जबकि 5 शव बाहर निकाले गए हैं। जल्दी खोल दो शाबाश, जल्दी खोल दो। जम्मू कश्मीर के लेह लद्दाख में खारदुंगला दर्रे में हुए हिमस्खलन की वजह से 4 गाड़ियां बर्फ में दब गईं। बर्फ में दबे लोगों को निकालने के लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इस घटना की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम राहत और बचाव अभियान में जुटी हुई है। खारदुंगला में जो बर्फीली हवाएं हैं वो इस काम को और ज़्यादा जो जोखिम भरा बना रही है। हालांकि सेना, पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें यहाँ पे लगातार इस काम में जुटे हुए हैं और दबे हुए लोगों को बचाने का काम जारी है। आज सुबह करीब 7 बजे लद्दाख के खारदुंगला में बीच सड़क पर बर्फ का पहाड़ गिर गया, जिसकी चपेट में 10 पर्यटक आ गए। तो आपने देखा कैसे लद्दाख में बर्फीला तूफान मुसीबत का सबब बना हुआ है। पंचनामा में एक बार फिर से स्वागत है आपका। अगली खबर खेल की दुनिया से। आज टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया में पहली
बायलैटरल सीरीज अपने नाम कर ली है। मेलबर्न वनडे टीम इंडिया ने 7 विकेट से अपने नाम किया और ऑस्ट्रेलिया में पहली बायलैटरल सीरीज भी। टीम इंडिया को जीत के लिए 231 रन का लक्ष्य मिला था। 59 रन पर टीम इंडिया के 2 विकेट गिर चुके थे। फिर विराट कोहली और धोनी ने पारी संभाली। विराट 46 रन पर पवेलियन लौट गए और उसके बाद धोनी और केदार जीत दिलाकर ही वापस लौटे। धोनी ने नाबाद 87 रन की पारी खेली, वहीं केदार ने नाबाद 61 रन जोड़े। इससे पहले युजवेंद्र चहल की फिरकी का जलवा दिखा। चहल ने अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 46 रन पर 6 विकेट अपने नाम किए। चहल मैन ऑफ द मैच रहे। वहीं वनडे सीरीज में लगातार 3 अर्धशतकीय पारी खेलने वाले धोनी मैन ऑफ द सीरीज बने। घोटाले के फेर में फंसे अखिलेश, दिखाएंगे 2019 कौन जीतेगा में आगे, कहीं जाइएगा मत। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।